आज देश स्वतंत्रता की वर्षगांठ का 74वां दिवस मना रहा है। 74 वर्ष भारत को स्वतंत्र हुए निकल गए। स्वाधीनता शब्द ध्यान में आते ही हमारे मन में एक भाव जगता है, स्वतंत्रता। मनुष्य जो है, आप लोग बात कर लें फिर मैं बात करूं। मनुष्य जो है वो कभी भी किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता, उसको बंधन बर्दाश्त ही नहीं। थोड़ी बहुत देर तक तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विचार का बंधन सहा जाता है, सहा जा सकता है। बहुत देर तक किसी भी बात का बंधन सहन नहीं होता मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होने का। वो विचारों से बंध जाता है। सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति मिली ऐसा नहीं है। अंग्रेजों से पहले इस भारतवर्ष पर मुगल आए, मुगल से पहले यवन आए, और यवन से पहले भी परतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए युद्ध होते रहे। पूज्य मुनि श्री निर्मल शर्मा जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि सभी का पहला युद्ध हुआ भरत और बाहुबली का। वो स्वतंत्रता को लेकर के था, क्योंकि बाहुबली को बंधन बर्दाश्त नहीं था। आदमी किसी के साथ बंध नहीं सकता, बंधन बर्दाश्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता के लिए एक और बहुत बड़ा युद्ध हुआ, वो महाभारत लिखी गई। रामायण तो हक की लड़ाई थी, चोर के पीछे भागा था कोई, लेकिन महाभारत में वो जो आताताइयों के द्वारा किसी की शक्ति को दबाया जा रहा था, उस स्वतंत्रता का दूसरा और सबसे बड़ा उद्घोष महाभारत में हुआ। 11वीं शताब्दी में जब हम भगवान महावीर के निर्माण के बाद की बात करते हैं, तो 11वीं शताब्दी के पहले यवन आए, मुगल आए। मुगल मुसलमान नहीं थे, वो एक अलग ही कौम थे, और उन्होंने यहां पर आकर के शासन किया। जब देखा तो सबसे पहले उन्होंने उड़ीसा की तरफ से जब घुसना शुरू किया, तो उनकी मुलाकात महाराजा खारवेल से हो गई और डेमेस्ट्रीज की। डेमेस्ट्रीज जब भारत पर आया तो उसकी मुलाकात महाराज खारवेल से हो गई, और युद्ध के बाद जब डेमेस्ट्रीज वापस गया तो अगले 250 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करने के लिए कोई भी नजर उठा करके नहीं देखा। ये पहली एक शासक की, और वो भी आपको जान के हर्ष होगा, एक जैन शासक की जीत थी। महाराज खारवेल जैन कुल से संबंधित थे। जब मुगल इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे ऊपर शासन करने की सोची, 11वीं शताब्दी में मंदिरों का विध्वंस किया, अपनी धार्मिक वातावरण को उन्होंने बनाना शुरू किया, हिंसा की, लूटपाट की, जितने अनैतिक अत्याचार कर सकते थे उन्होंने सब किया। उन्होंने एक चीज बहुत गौर से देखी कि जब मुगल की तरफ से कोई लड़ता था तो सारे मुगल एक होकर के लड़ते थे, और जब भारतवासी लड़ा करते थे तो उसमें से सिर्फ एक कौम लड़ा करती थी, क्षत्रियों की। वैश्य नहीं लड़ता था, ब्राह्मण नहीं लड़ता था,
सूत्र अपनी जगह में बैठ करके अपने काम करता था। सिर्फ एक कौम लड़ती थी, क्षत्रियों की। ये बात मुगलों को बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इनके यहाँ धार्मिक वातावरण में इतना बिखराव है कि इनको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। और एक बार मुगलों ने जब क्षत्रियों को हरा दिया तो उन क्षत्रियों का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि हर क्षत्रिय ने अपना पूरा परिवार बर्बाद करके इस हिंदुस्तान की लाज को बचाया। आज हम जो मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इसके पीछे हमारे पूर्वजों के रक्त का बलिदान अगर नहीं होता तो आप जैसे लोग यहाँ पर आज बैठ नहीं पाते। मुगलों ने मात्र क्षत्रियों से युद्ध किया और अगले 500 वर्ष तक इस भारतवर्ष में शासन किया। हिंदुस्तान का सबसे पुराना नाम भारतवर्ष था। वर्ष शब्द जो था वह समूहवाचक था। देश छोटे छोटे, ये जो भारतवर्ष था ये छोटे छोटे देशों में बटा रहता था। तो जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से वहां जाता था तो आज भी आप सुनते हैं उसके मुंह से, कहाँ जा रहा है? अरे परदेश जा रहा है। अगर मान लो वो यहाँ से उज्जैन भी जाता है या फिर कहीं हैदराबाद जाता है, कुछ गए था, कहा भाई कहाँ गए थे? परदेश से आ रहे हैं। परदेश का मतलब विदेश नहीं। अपने ही भारतवर्ष में ऐसी रियासतें और राज्य थी जिनमें जाने पर एक एक देश था और सारे देशों का एक समूह था भारतवर्ष। उस भारतवर्ष पर मुगलों ने अपना शासन किया, अपनी संस्कृति को वहां पर फैलाया। उन्होंने भी अपना कल्चर अडॉप्ट कराने के लिए पूरे भारत में कोशिश करी। उन्होंने अपना पहनावा दिया, उनकी टोपी, उनकी कालीनें, उनके पहनने की जो शेरवानी वगैरह थी वो धीरे धीरे भारतीय लोगों ने अडॉप्ट कर ली। उसके बाद डच आए। डच ने कोशिश करी, उन्होंने कुछ समय तक शासन किया। कुछ समय तक फ्रांस और यूरोप के लोगों ने भी यहाँ पर रोम ने आकर के भी शासन करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी स्कीम सफल हुई, तो वो सफल हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की। 1600 मतलब 1100 के बाद, 1100 शताब्दी के बाद 500 वर्ष तक मुगल शासन, 16वीं शताब्दी, और 16वीं शताब्दी के बाद जब वो शासन जाता रहा तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना पैर जमाया। उस जमे हुए पैर में उन्होंने व्यापार की मात्र अनुमति मांगी। और आपको इतिहास, चूंकि आपके पास टटोलने का समय नहीं है बंधुओं, मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त रहते हैं आप लोग, बहुत सारे कारोबार हैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भागों को भाग करके एक लड़ाई पहले ही ऐसी हो गई कि पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होकर के वापस ब्रिटिश चली गई। वहां की संसद में जब वहां के लोग यहाँ पर आकर के एक बार पूरा का पूरा भारतवर्ष घूम लिया और क्या लूट के गया, तो लॉर्ड क्लाइव जो था वो 700 पानी के जहाजों पर यहाँ से सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात लेकर के गया। 700 जहाज क्या होते हैं? एक शिप देखा है बड़ा वाला, ऐसे 700। उसके बाद उसको मना कर दिया। तो लंदन की वहां पर जब उसको पता चला कि यहाँ पर ये इतना लेकर के आया है और वहां पे बहुत टैक्स के रूप में बहुत कम राशि दी गई, तो क्लाइव को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने उस संसद में खड़ा किया, उससे पूछा कि तुम भारत से क्या लेकर के आए हो और कितना लेकर के आए हो? बोले कितना लेकर के आया हूं ये मत पूछिए, बस ये समझ लीजिए कि हर जहाज पर सोना चांदी हीरा मोती के अलावा कुछ भी नहीं भरा है। और ऐसे कई जहाज वहां जाने के बीच में रास्ते में समुद्र में भी डूब गए थे। कितना लुटे हैं इस बात का अंदाजा इस माध्यम में बनाइए। वहां की संसद में एक बात चली, वहां पे कहा कि अब तुम्हें भारत नहीं जाना है, तो संसद में बहस हुई कि नहीं, हमें एक मौका लूट का और दो, एक बार हमको लूटने के लिए भारत और जाना है। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी सोची समझी स्कीम के साथ दोबारा जब यहाँ पर आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहयोगी बनकर के पहले तो व्यापार करने आए थे, बाद में वो सरकार चलाने आ गए और फिर यहाँ पर शासन किया। कुल्हाड़ी को काटने का कोई रास्ता ना होता अगर कुल्हाड़ी के मत्थे पर लकड़ी का कोई हत्ता ना होता। कि उनको बल दिया
भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने, कोई मीरचंद पैदा हुआ, कोई जयचंद, मीर जाफर पैदा हुआ, कोई जयचंद पैदा हुआ, और आज भी आप इतिहास को कभी पलट के देखिएगा, जिन बड़े बड़े खानदानों की यहाँ पर आप लोग भक्ति और गुणगान करते हैं, उन खानदानों के बड़े बड़े लोग भी आज भी, उस समय भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां से दोबारा बोला कि हम यहाँ पर आकर के आपके यहाँ शासन करना चाहते हैं, तो बड़े बड़े महाराजा कहलाने वाली फैमिलीज के लोगों ने कहा था उस समय कि आप यहाँ पर आइए, आपके शासन की योग्य वातावरण हम बनाएंगे। वो यहाँ पर आए, उन्होंने 250 वर्ष तक शासन किया, शासन करके हमको जितना लूट सकते थे लूटा, लेकिन उसके बाद भी हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं पाए। व्यक्ति का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य मृत्यु धर्माही है, पैदा होता है तो मर ही जाता है। सिर कटाने में कभी भारतवासी पीछे नहीं रहे। इनके उदाहरण जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा, लेकिन किसी कला की हत्या करना, किसी संस्कृति की हत्या करना, ये व्यक्ति की हत्या से बड़ी हत्या होती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदमी को लूटा, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बच्चों को मारा, ये सब अपनी जगह थी, लेकिन उन्होंने संस्कृति पर जो कुठाराघात किया वो हमारे लिए असहनीय था। उस समय हम इतने ज्यादा वो पश्चिमी देशों के भक्त बन गए कि हम अपने साहित्य की कीमत करना भूल गए। युद्ध तो बहुत देर तक हुआ, लेकिन जब यहाँ पर और भी शासक और प्रशासक आए तो उन्होंने सिर्फ एक बदलाव किया जो दीर्घगामी था, साहित्य जलाया। साहित्य जलाया, यहाँ पर जितना मिटा सकते थे मिटाया, पानी में डुबाया। यहाँ से ब्रिटिश लंदन ले गए, लंदन में यहाँ से पानी के भर भर के जहाज में सिर्फ वे किताबें डूब गई। आप रास्ते में इस बात से अनुमान लगाइए कि किताबें जब रास्ते से जा रही थी शिप में, और उसमें आदमियों का वजन और किताबों के वजन के कारण नाव डगमग डगमग होने लगी, तो उन्होंने कहा कि नाव डगमग हो रही है, इसमें से क्या अलग करना है। उन्होंने कह दिया एक भी किताब अलग नहीं होगी, जितने आदमी हैं सब नदी में कूद जाओ। और उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने ही आदमी को नदी में कूदा दिया और भारत का पूरा साहित्य लंदन ले गए। लंदन से वो साहित्य घूम करके जर्मनी पहुंच गया। आज जर्मनी की लाइब्रेरी में 23,000 से ऊपर मात्र जैनों के ग्रंथ रखे हुए हैं, जितने ग्रंथों के दर्शन तो जैन समाज के लोगों को भारत के अंदर भी नहीं मिलते, वो जर्मनी में रखे हुए हैं। पहुंचे कहां पे? वहां से, क्योंकि जर्मनी ने कभी हमारे ऊपर शासन नहीं किया, लेकिन जर्मनी में अगर भारत के ग्रंथ पहुंचे तो एक बात तो हमें सोचना पड़ता है कि वहां पे ग्रंथ गए तो गए कैसे। पता चलेगा, इतिहास को टटोलने की जरूरत रहती है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा। गुरुदेव कहते हैं पिछलग्गू न बनो। किसी को देख करके दुनिया में कभी भी अच्छे लोग किसी को अपना आइडियल नहीं बनाते, वो खुद आइडियल बनते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। पिछलग्गू न बनो, पीछे भी देखो, अपना अतीत भी देखो कि तुम क्या थे, वरना पीछे रहोगे। हमेशा आप पीछे रहेंगे। हमने हमेशा भारत में रह करके श्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन किया है और निकृष्ट वस्तुओं का भोजन किया है। यह हमारी खुद की मानसिकता की कमी रही। हमने काजू के पेड़ लगाए, किशमिश उगाई, अखरोट के पेड़ लगाए, बागानों में केसर उगाई, उसको बेचा और आलू और प्याज खरीदा और आलू प्याज खा करके अपनी भूख मिटाई। हम चाहते तो काजू भी खा सकते थे, हम किशमिश भी खा सकते थे, हम अखरोट भी खा सकते थे। हमारे भोजन के लिए हमारे हाथों में मेहनत थी, विवेक था, विज्ञान था, लेकिन हमने उसको बेचा और खाया क्या? आलू और प्याज। क्या? और फिर क्या बोला? हमारी किस्मत में तो यही है साहब, काजू तो बड़े बड़े लोगों के हाथों की चीज है। अरे किसान के खेत में पैदा होता है तो मिट्टी कभी पैसा नहीं मांगती, वो खा सकता था।
लेकिन उन्होंने उस किसान ने अपनी पूरी की पूरी मानसिकता गरीबों जैसी बना ली और वो गरीब बन गए। अंग्रेजों ने बहुत लूटा हिंदुस्तान को। हिंदुस्तानियों की वीरता के एक उदाहरण आप देखिए यहाँ पर, अभी अभी का पिछले 10-20 साल पुराना उदाहरण ताजा होता है तो पता चलता है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तो कारगिल के युद्ध में हिंदुस्तानी फौजियों ने क्या किया आप देखिए कि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो बड़े बड़े पैटर्न टैंक आए थे, उस जिस टैंक के बारे में अमेरिका की घोषणा थी कि इस टैंक को कोई उड़ा नहीं सकता, ये टैंक को कोई नष्ट नहीं कर सकता, हिंदुस्तान की रगों में वो खून था कि फौजियों ने बम अपने सीने में बांधे और टैंक की चलती हुई रडार के नीचे जाकर के लेट गए और वहां पे वो टैंक फूटा तो हार पाकिस्तान की नहीं हुई, हार अमेरिका की हुई। अमेरिका के बनाने वालों को ये सोचना पड़ा कि हिंदुस्तान की मिट्टी में ऐसा कौन सा खून फलता है कि जिस टैंक के बारे में पूरी अमेरिका की ये साइकोलॉजी थी, ये विज्ञान था, ये जानकारी थी कि ये कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको उड़ाया नहीं जा सकता, कोई तरीका नहीं है। उस टैंक को उड़ाने की ताकत हिंदुस्तान के खून में रही है। ये हिंदुस्तान है जिसकी आज हम स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आपको अपना इतिहास एक बार जानना ही होगा और मस्तिष्क को खोल करके हमारी बात सुननी होगी। वीरताओं में महिलाएं कभी कम नहीं रही और ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी के साथ ही किसी ने वीरता दिखाई हो, महिलाएं इसी समय आंदोलन में उतरी हो। इतिहास गवाह है इस बात का कि चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो चेन्नम्मा हो, दक्षिण भारत में ऐसी पैदा होने वाली कई सतियां हो जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपना पैदा हुआ बच्चा पीठ में बांध करके तलवार चलाने की साहस यहाँ की महिलाओं में रहा है। देश की वो जुनून रहा है। आज सारा जुनून शांत हो गया क्योंकि हम भूल चुके हैं इस बात को कि हमने अतीत में क्या खोया। स्वतंत्रता दिवस तो हर साल मनाया जाता है, मनाया ही जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बस एक विचार ये जरूर करना होगा हमको कि हम परतंत्र क्यों हुए। स्वतंत्र तो ठीक है, स्वराज की और सुराज की जो कल्पना थी वो तो महात्मा गांधी जी का एक विषय था कि स्वराज भी होना चाहिए और सुराज भी होना चाहिए। अगर हम कभी विचार करें कि हम परतंत्र क्यों हुए तो उस विचार के पीछे कितना भी मंथन करने के बाद सिर्फ एक विचार आता है कि हमने बिना सोचे समझे किसी भी विचार का समर्थन कर दिया। मुगल आए, मुगल की बात का समर्थन कर दिया। ब्रिटिश आया, अंग्रेज आए, अंग्रेज की बात का हमने बिना सोचे समझे समर्थन कर दिया। हमने जितना समर्थन किया उतनी देश में बर्बादी मची और उतनी देश में हिंसा हुई। उसके बाद क्या हुआ बंधुओं, आप देखिए कि जब अंग्रेजों से परेशान होकर के भारत के खून ने ये बात सोची ली कि अब हमें आजादी चाहिए, आजादी होके रहेगी, तो उन्होंने माओ ने अपने पुत्र खुल के दान दिए। घर का धन का दान देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पुत्र का दान देना बहुत बड़ी बात होती है। इतिहास को जब भी कभी आप पलट के देखेंगे तो यवन का वो इतिहास देखिएगा कभी जब लड़ाई चाणक्य के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी। चाणक्य खुद घर घर गए थे भिक्षा मांगने के लिए। चाणक्य खुद घर घर भिक्षा मांगने के लिए गए थे। भिक्षा में जब महिला सामने खड़ी हुई थी, चाणक्य को देखती, चाणक्य के शिष्यों को देखती, जब चाणक्य के शिष्य कहते कि माँ युद्ध होने वाला है, अन्न चाहिए, तो माँ उसको गेहूं का जब एक कटोरा रखती थी तो वो शिष्य कहता था माँ इतने में नहीं होगा, युद्ध सामने है, अन्न और चाहिए। तो एक कटोरा और ला करके उस चाणक्य के शिष्यों को यवन से जीतने के लिए घर घर की महिलाओं ने अन्न दिया, क्योंकि युद्ध अनाज की ताकत से जब शरीर की ताकत रहेगी तब देश में लड़ा जाएगा।
अन्न दिया, अन्न से बाद से वो शिष्य वहां से गया नहीं, बोला मां मात्र अन्न से कुछ नहीं होगा, आपका पुत्र भी चाहिए। तो मां कहती है कि चाणक्य ने तेरे को क्या क्या समझा के भेजा है मुझे नहीं पता, लेकिन जाकर के चाणक्य से कह देना कि अन्न तो दे सकती हूं लेकिन अपना पुत्र नहीं दे सकती। और जब उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव का विश्वास है कि एक पुत्र भी मिलेगा, तो उस मां ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाणक्य के साथ एक फौज खड़ी करी गई, हर घर की महिलाएं अपने एक बेटे को खुद बोलती थी टीका लगाकर कि जाओ, वो चाणक्य का शिष्य आया है, वो जहां बोले वहां बलिदान हो जाना और पलट करके इस घर में वापस मत आना जब तक तुम्हें आजादी नहीं मिल जाए। यहाँ के खून में वो दम है, ये खून है भारत का। आप इतिहास पढ़ के कभी चाणक्य सीरियल देखा है कभी? दोबारा देखिएगा, अगर हमारी बातों से मैच नहीं करे तो बताइएगा। फिर चाणक्य क्या कहता है यमन से लड़ने के लिए कि चाणक्य ने अपने शिष्यों को एक नीति बहुत अच्छी समझाई थी। जब मैंने पहली बार उस नीति को पढ़ा तभी मैं गदगद हो गया। चाणक्य अपने शिष्यों से कहता है कि जब भी तुम सारे के सारे भारतवर्ष को बचाने के लिए जब घर में जाकर के भिक्षा मांगोगे तो अन्न की भिक्षा करना, अन्न के साथ साथ धन की भी भिक्षा करना, धन के साथ साथ पुत्र की भी भिक्षा करना, लेकिन भिक्षा कभी पुरुष से मत मांगना। चाणक्य क्या कहता है आप देखिए, भिक्षा कभी भी पुरुष से मत मांगना, पुरुष नहीं दे पाएंगे। कौन देगा? युद्ध के लिए योद्धाओं को कौन तैयार करेगा? बोले घर में जो मातृ शक्ति हुआ करती है उस मां से तुम अन्न भी मांगना, धन भी मांगना और पुत्र भी मांगना। तो शिष्य पूछते हैं चाणक्य से, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे में क्या होगा? बोला कि स्त्री होती है, स्त्री के हाथ में धन भी होता है, उसका पति भी होता है और उसका पुत्र भी होता है। ये तीनों चीजों की स्वामिनी स्त्री हुआ करती है। पुत्र को जहां जाकर के बोलते पुत्र वहां अपनी मां के कहने पर खड़ा हो जाता है, पति खड़ा हो जाता है और पति उठाकर के पूरा धन स्त्री को देता है। इसलिए स्वामी से मांगना, कभी भी किसी सेवक से मत मांगना। पुरुष को कभी भी स्वामी नहीं कहा। आप अपना इतिहास देखिए, बोले ये तीन के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार है तो स्त्रियों का, पति के ऊपर, धन के ऊपर और पुत्र के ऊपर। वो अपने पुत्र को प्रेरणा देकर के कहीं भी भेज सकती है। उन्होंने भेजा और वहां पर जाकर के चाणक्य अपनी नीतियों में सफल हुआ। पहले देश पराधीन था और चेतना स्वाधीन थी। आज देश स्वाधीन है और चेतना पराधीन है। हमने कहा आपसे पहले भी कि आपका एक गलत विचार का समर्थन इस देश को बर्बाद करता है। मैं मानता हूं इस बात को कि 74 वर्ष पहले अंग्रेजी हुकूमत यहां से चली गई। अंग्रेज जब यहां पर आए और उन्होंने अपना शासन किया तो मात्र शासन नहीं किया, उन्होंने कुछ संस्कृतियों में परिवर्तन भी किया। कुछ अंग्रेजों ने ऐसे चमत्कार किए जो देखने लायक थे, जिनको मुनिश्री निर्मल सागर जी महाराज, मुनिश्री ऋषिकेश सागर जी महाराज ने अपनी कविता के माध्यम से भी बताया और मुनिश्री निस्वार्थ सागर जी महाराज ने भी उसका बाद में उल्लेख किया। अंग्रेजों ने वो काम किया कि यहाँ पर आकर के लोगों को अपनी भाषा सिखाई, अंग्रेजी सिखाई, सबने सीखी। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में कपड़े पहनना, सूट बूट कोट पैंट टाई बेल्ट हैट, ये सब किसके थे? अंग्रेजों के थे। हमने सब उसका पूरा कल्चर अडॉप्ट किया। उसने अंग्रेजी सिखाई, अपना पहनावा सिखाया, लेकिन बिजनेस करने की कला नहीं सिखाई। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट बिजनेस करती थी, बिजनेस करने की कला नहीं सिखाई, लेकिन नौकर बनने की कला सिखाई, नौकरी सिखाई, जॉब करो। महाराज जी ने कहा, निर्मल सागर जी महाराज जी और बड़े महाराज जी भी कह रहे थे, बड़े महाराज जी तो वही है। तो तीनों महाराज जी ने कहा इस बात को कि अंग्रेजी हुकूमत ने
भाषा सिखाई, अंग्रेजी हुकूमत ने अपना पहनावा सिखाया, अंग्रेजी ने बिजनेस करने की कला नहीं सिखाई, नौकरी सिखाई। देश को किन चीजों में बदला? तो भाषा में बदला, भूषा में बदला, भोजन में बदला, भजन में बदला और भाव में बदला। ये 5 चीजें बदल दी अंग्रेजों ने। क्या क्या बदल दिया? भाषा, वेशभूषा, भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भाव। भाषा बदली तो हम अंग्रेजी सीख गए, भूषा बदली तो हमने अपना पहनावा छोड़ करके उनका कोट पैंट शर्ट टाई जींस सब ये स्वीकार कर लिया। भोजन बदल दिया, दाल रोटी सब्जी, मोटे अनाज खाने वाले लोग आज संस्कृति में पिज्जा बर्गर चाउमीन चाइनीज दुनिया भर की चीजें फास्ट फूड्स कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में किसने बदला भाई? उन अंग्रेजों ने बदला। भाषा बदली, भूषा बदली, भोजन बदला, भजन करने का तरीका बदल दिया। शाम को 7 बजे के बाद मंदिरों में जाकर के लोग बैठ करके कीर्तन किया करते थे, आज पॉप सॉन्ग सुना करते हैं कान में हेडफोन लगा करके। उनको हेडफोन दे दो, एक मोबाइल दे दो, किसी बच्चे को अपने माता पिता तक से मतलब नहीं है, ऊपर चल के माता पिता मर जाएंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस मोबाइल दे दिया, एक अच्छी कंपनी का हेडफोन दे दिया, उसने कान में ठूसा और पूरी दुनिया से बाहर हो गया। ये उसने अंग्रेजों ने उनका भजन बदल दिया और ये 4 चीजें बदल गई तो संस्कृति का भाव बदल गया। और हम अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद भी उनके ये बिल्कुल स्थायी परिवर्तन करने का ये परिणाम है कि आज हम अपनी गर्त में जा रहे हैं। आज मैं आपसे कहूं कि आज आप स्वतंत्र हो जाइए, आप बोलेंगे हो नहीं सकते महाराज, अब हमारे बस की बात नहीं है। अंग्रेज चले गए, निश्चित उन्होंने यहां पर रह करके देश को बर्बाद और लूटने के तरीके बदल दिए। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब मनाया गया आपको पता है? पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947 को। इतना ही 48 को 47 को, चलो इतना ही इतिहास पता है ना, क्योंकि अभी कभी इतिहास पढ़ा नहीं। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, दिमाग में रखना इस बात को हमेशा के लिए, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात को समझ में आ गई, शुरुआत तो 1922 में हो गई थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि भारत छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में नीतियां बदल गई हैं। तो उनने पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मना लिया और 1932 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर एक अर्थ की व्यवस्था बदल दी, पैसा कमाने और ट्रांजैक्शन के सिस्टम बदल करके उन्होंने यहां पर पे गवर्नमेंट ने बैंक बना दिए। पहले बैंक नहीं थे, बैंकिंग बिगाड़ दी हमारे पूरा साहित्य बिगाड़ दिया, पूरा कल्चर बिगाड़ दिया, आदमी मिटा दिए, पूरी देश को बर्बाद करके छलनी करके वो पूरा लूट करके यहां से चले गए। हम देखते रहे और उसके बाद जब वो चले गए, बैंकिंग बदल दिया, स्वतंत्रता दिवस मना लिया, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। 1947 से पहले आधी रात को आजादी करके एक पुस्तक है, कभी हाथ में आ जाए तो पढ़िएगा, 400 पन्ने की किताब है, आजादी आधी रात को, कि 14 अगस्त को पाकिस्तान कैसे बना और ये कैसे बना। ये सब आप बर्बरता देखिए कि हिंदुस्तान के साथ कैसी की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मुसलमान जिसको आप विरोधी मानते हैं, वो कंधा से कंधा लड़ा करके जंग का हिस्सा बना। वो मुसलमान जिसको आप सबसे ज्यादा मांस बख्शी मानते हैं, इतिहास को कभी पलट के देखिएगा बंधुओं, मुसलमान कभी गाय नहीं काटता था। क्या मुसलमान कभी भी गाय नहीं काटता था, वो गाय नहीं मारता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, महारानी ने पूछा कि वहां के कल्चर में क्या है, उन्होंने कहा यहाँ का कल्चर इतना प्योर और फ्रेश है कि यहाँ गाय को मां मान करके रखते हैं।
गाय में देवी देवताओं के निवास मानने की इस तरीके की आस्था भारतवर्ष के लोगों के अंदर है। महारानी ने हुक्म दे दिया कि जिस जानवर को वो मां समझते हैं उसको खुलेआम काटा जाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अत्याचार करके मुसलमानों के घर की महिलाओं के साथ बलात्कार किए, बच्चे तलवार से मारे, बंदूक से मारे और उनको प्रेरणा दी इस बात के लिए कि तुम हिंदू के सामने गाय काटोगे। मुसलमान मजबूर होकर के उसने अपनी पत्नी का बच्चों का कटता हुआ पेट देखा, उसने मजबूर होकर के गाय के गले में छुरी चलाई। आत्मा रो गई, घर में जा करके रोया, खुद की हत्या कर ली, लेकिन आत्मबल को मजबूत नहीं कर पाया। क्या समझते हैं, मात्र 26,000 महिलाओं को इस बात के लिए जला दिया और मार दिया गया कि वो पूरी कौम के लोग इस यहाँ पर आकर के और ये स्लॉटिंग करेंगे गाय की। गाय मुसलमान ने बड़ी मजबूरी में गाय मारी और धीरे 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 गवर्नमेंट जो व्यक्ति गाय की स्लॉटिंग करता था, गाय को मारता था, उसको सम्मानजनक ओहदा और पद देकर के विशेष रूप से पैसा देती थी। गरीबी इतनी थी, आप भयावहता देखेंगे तो सोचेंगे कि इनकम टैक्स जब यहाँ से चले गए तो उनने कुछ रूल्स लगा दिए, 32 रूल्स लगाए उन्होंने। तो सबसे पहला रूल लगाया इंडियन काउंसिल के ऊपर इनकम टैक्स का। कितना इनकम टैक्स होगा? आपने 100 रुपए कमाया, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना देंगे? तो बोलते 97 रुपए आपको, 97% का इनकम टैक्स उस टाइम पे था। कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता था तो 97 रुपए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खाते में चला जाता था। इस तरीके से वो विदेशों में, जिसका जहां कहते हैं कि कभी सूर्यास्त नहीं होता, वो देश निर्जन टापू था, हमको लूट करके अमीर बना है और अपने ऊपर इतराता है। हमको अपने हिंदुस्तान पे गर्व होना चाहिए। यहाँ की मिट्टी की बात ही अलग है। एहसास तो करो, एक बार पलट के देखो तो कि हमारे साथ क्या हुआ। उनको रहाई नहीं पड़ी, उन्होंने 48% का कैसे करेंगे, तो बोलेंगे वहां पर 97% का इनकम टैक्स लगाया, क्या करेगा बलिया, वहां से दुकान से सामान ला कर लाएगा, यहाँ पे बेचेगा तो सेल टैक्स लगा दिया 48%। पैदा करता था तो पैदावारी के ऊपर उन्हें टैक्स लगा दिया। वो गाड़ी से लेकर के यहाँ से वहां जाएगा, पुल पार करेगा तो उन्हें टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स। वो टोल टैक्स लग गया। टोल का मतलब पुल से निकलते ना, तो उसके पहले टोल टैक्स देना पड़ता है। उन्हें टोल टैक्स लगा दिए, उन्हें रोड टैक्स लगा दिए, उन्हें इनकम टैक्स लगा दिया, सेल टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी। और उनके मरने के जाने के बाद भी देश में उस समय जब वो यहाँ से गए तब मात्र 32 प्रकार के टैक्स थे। और उसके बाद आजादी से लेकर के उनके जाने से 74 साल के बाद आज आपके ऊपर करीब 76 प्रकार के टैक्स लगाए गए और उनकी लूट का धंधा आज भी बंद नहीं हुआ। पहले अंग्रेजों ने लूटा, उसके पहले यवनों ने लूटा, मुगलों ने लूटा और आज यहाँ पर रहने वाले काली जात के अंग्रेज लूट रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए। हमारे विचारों को कितना बर्बाद किया गया, महसूस करिए। तो उस चीज को भी देखिए आप कि जब पहली बार एक लड़का ब्रिटिश इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में एक आदमी से कहता है अगले 6 महीने के अंदर हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो वो आदमी भारत के जाने वाले उस व्यक्ति से पूछता है कि आप ऐसा दिल ठोक के कैसे कह सकते हैं कि अगला 6 महीने में आपका देश आजाद हो जाएगा? क्या पता है पिछले 180 साल से हम राज करते चले आए, आप कैसे 6 महीने में बोल रहे हैं कि आपका देश आजाद हो जाएगा, जबकि अभी तो कोई बू भी नहीं आ रही है वहां पर। वो आदमी क्या कहता है? वो आदमी कहता है कि तुमको विश्वास नहीं है ना अगले 6 महीने में हमारा देश आजाद हो जाएगा। वो अंग्रेज पूछता है कैसे किस विश्वास के साथ कह रहे हो? वो भारत का आदमी अंग्रेज लंदन में जाकर के कहता है कि तुम यहां से भारत चले जाओ, भारत के किसी भी शहर के व्यस्तम चौराहे में जाकर के खड़े होकर के देखना, जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, लोग आ रहे जा रहे होंगे, वहां पे खड़ा हुआ जो लड़का होगा उस लड़के के गले में एक गाना गूंज रहा होगा, अगले बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। इस तरीके का गाना लोगों के जिस्म में, जेहन में, दिमाग में
उस समय जब हम परतंत्र थे तब गूंजा करता था हर एक लड़के के, हर एक आदमी के, हर एक बच्चे के गले में मात्र आजादी के गाने गूंजा करते थे। आज आपसे पूछें कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो क्या आप कोई भी आजादी का एक गाना बता पाएंगे? है क्या आपके पास कोई ऐसा सॉन्ग? किसी भी बच्चे से पूछ लो, बताओ फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो वो किसी भी फिल्म के हीरो का एक फेवरेट सॉन्ग सुना देगा और आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, बच्चे से बहुत अच्छा गाते बनता है। उसको प्रोत्साहन देकर के ताली बजा देंगे। उसको कोई स्तुति नहीं आती, उसको कोई पाठ नहीं आता, उसको कोई चरित्र नहीं आता, कोई पुराण के बारे में नहीं जानता, वो आजादी का एक गाना नहीं जानता, लेकिन एक गंदी फिल्म का एक गंदा सा गाना याद करता है और माता पिता उसको प्रोत्साहित करते हैं, हमारा बेबी बहुत बढ़िया है। ये समर्थन है। हम अपने पौधों में जिस तरीके का पेस्टिसाइड सींच रहे हैं बंधुओं, आगे आने वाली फसल आपको काटनी है और खानी है, तैयार रहिएगा। अंग्रेज चले गए, मानता हूं मैं, आपका समय हो गया, समय हो गया आपका, अभी है ना, थोड़ा सा समय और ले लेते हैं। अंग्रेज चले गए, यहां से वहां, कंपनी आज भी यही है। आप जिस कंपनी का सामान यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, सवेरे सो के उठने के बाद जब आप ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल टी की चाय पीते हैं ना बंधुओं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। जिस कंपनी का माल आप बेच करके पैसा कमाते हैं 2% की टैक्सेशन के साथ, वो हुक्म चलाती है, आपको नौकर बनाती है, जिसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। कभी आजमाइएगा, प्रोडक्ट खरीदने के पहले कभी सोचिएगा, जब उसमें यूनिलीवर लिखा है, यूनिलीवर बता रही है कि भारत की कंपनी नहीं है, भारत में काम करती है तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से, पाकिस्तान में काम करती है तो पाकिस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से, सिंगापुर में काम करती है तो सिंगापुर लीवर लिमिटेड के नाम से। एक्चुअल में वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनी। रोज उसके नाम की एक चाय पीते हैं 2 रुपए की, और सवेरे होते साथ भारत का 32 करोड़ रुपया एक प्याले के साथ विदेश में जाकर के बैठ जाता है। जब महंगी गाड़ियों में चलते हैं, मैं जब पैदा हुआ था तब वैल्यू थी 38 रुपए, $1 की कीमत 38 रुपए थी। मैं जब से समझना शुरू किया उस समय उसकी कीमत 48 रुपए थी, आज 74 रुपए में डॉलर पहुंच गया मेरे देखते देखते। आप पूछ सकते हैं महाराज कैसे पहुंच गया, हम बता सकते हैं कैसे पहुंच गया, कि इतने सारे कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स जो लाइफ टाइम के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, उनमें कभी हमने ये देखा ही नहीं कि इसका पैसा एक्चुअल में कहां जाता है। हिंदुस्तान लीवर का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे यूज कर लो, लक्स साबुन यूज कर लो, चाहे कोई भी फैंसी आइटम लगा लो, कोई डीओ लगा लो, टोपाज ब्लेड यूज कर लो, सुपरमैक्स लगा लो, 7 o'clock लगा लीजिए आप, जिलेट पेस्टो खींचते हैं एक बार में साफ कर देती है? ये सब का पैसा उठ करके वहां जाता है। कोको कोला की कंपनी भारत की है? नहीं है ना? आपने कभी देखा कोको कोला इंडिया नाम? भारत के कोको कोला कंपनी पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। इसी की एक कंपनी और थी जिसका नाम पेप्सी था, दोनों के मालिक एक ही थे। देखा कि कोको कोला की बिक्री कम हो रही है, उसने पेप्सी खड़ी कर दी, नया ब्रांड बना दिया, जैसे संतूर वाले ने हमाम बना दिया, और हमने बोले अरे बहुत दिन हो गए कोको कोला पीते पीते, अब पेप्सी पी लेंगे, अब पेप्सी पीते पीते बहुत दिन हो गए, तीसरा पी लेंगे। उसने एक ही कंपनी ने 5 प्रोडक्ट तैयार किए कि आदमी ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई भी पिएगा, पैसा तो हमारी जेब में आएगा। और हम इतने बड़े विकसित देश के लोग कि अपने घर की सिकंजी, नींबू पानी और छाछ छोड़ करके आज अपनी अहम दिखाने के लिए मात्र बड़ी बड़ी कंपनियों के शूज पहन करके बाहर खड़े होकर के बिस्लरी की बोतल खोलते हैं और कोको कोला पी करके ये बताते हैं कि हम संपन्न हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। ये दिखावा दिखाने के लिए हम संपन्न हैं। क्यों? बड़े घर के लोग हैं, 6-9 इंटरनेशनल की हम ब्रांडेड शर्ट पहनेंगे, 3500 रुपए की आती है भैया। चड्डी पहनेंगे उसके नाम की 750 रुपए की। महाराज जी क्या बता रहे हैं? हाँ, हमने सुना तो हम चकरा गए, इतनी महंगा कोई अंडरगारमेंट्स पहनता होगा। उसने बोला बिकती है लेबल लगा करके, नाम है क्या, चौकी जोकी जो भी है, आप समझिए। ये क्या, उसका पैसा कहां गया? वो बनती है ईरोड में, उसकी कीमत पड़ती है 7.5 रुपए, उसमें मात्र उसने अपने 4 शब्द लिख दिए
और उसकी कीमत 350, 400, 500 रुपए हो गई। आप हल्की कंपनी का या फिर सामान से बनने वाला वो चीज नहीं पहन सकते। उनको तो आती नहीं थी कपड़े पहनना अंदर के। ये तो हमारे घर की सभ्यता थी। जब वो अंग्रेज बाहर आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे दाल मोट बेचने वाले व्यापारी को देखा कि वो हाफ कलर की ऐसी कोई बंडी पहन करके बैठा है, वो बेचता है, उसका नाम बनिया था। उस बनिया के पहने हुए बस से बनियान बना, बोलते ना बनियान पहनी, वो बनिया के नाम से बना बनियान। उनको तो नाम तक नहीं आता था, भाषा नहीं आती थी, उनको तो आता ही नहीं था कि किसी कपड़े के ऊपर भी कोई कपड़ा पहना जाता है। ये तो हमारी भारत की संस्कृति थी। उन दिगंबरों का एक जो उल्टा शब्द होता है ना, वो मैं बोलना नहीं चाहता। उनके पास तो कोई सभ्यता ही नहीं थी और आज भी नहीं है। आज भी भारत में आते हैं तो आधे नंगे पैर होकर के आते हैं, देखने में शर्म आती है उन लोगों को। और घूमने आते हैं भारत देख करके, हम उनको देख करके फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, अपना बहुमान समझते हैं। ये हमारी संस्कृति का अपमान है। छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। और एक अंतिम बात मैं कह दूं कि भले देश स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज यहां से बाहर चले गए, लेकिन अभी भी गुलामी कई चीजों की है। पहले लोगों के गले में, दिमाग में जो गाना चलता था, आज कोई और गाना चलता है। और हमने पहली बार भी कहा कि हम हारे क्यों? क्योंकि हमने किसी सही विचार का समर्थन नहीं किया। और हम जीते, वो जीते कैसे? क्योंकि उनके विचार प्रणालियां एक थी। आपका एक वोट कितना काम करता है आप देखिए। एक उदाहरण से मैं आपको मात्र बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले वोट की क्या कीमत होती है? हर आदमी चाहता है, खातेगांव जन समाज का हर आदमी चाहता है क्या? वोटिंग पावर। मैंने भी सोच लिया है, खातेगांव की जैन समाज के हर आदमी को वोटिंग पावर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर आदमी को मिलेगा। व्यवस्था बदलेगी, हर आदमी वोटिंग पावर चाहता है। तो भारत की जनता क्या कैसे वोट डालती किसी भी विचार को? आप देखिए कि एक बिल्कुल घटिया स्तर के आदमी ने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम था कबीर सिंह। वो पिक्चर बना दी गई। पिक्चर का पिक्चराइजेशन किया जाता है तो एक यूनिट के बीच में किया जाता है। 40, 30, 50 लोग रहते हैं, उनके बीच में ही कलाकार सारे अभिनय प्रस्तुत करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस विचार को आपने समर्थन दिया, उसने पिक्चर बनाई, उसने ऐड किया, उसने उसकी मार्केटिंग करी, आपने उसके ऊपर सिर्फ एक वोट दिया। एक वोट देने का क्या परिणाम निकला पता? कि उसकी बनाई हुई 20 करोड़ की पिक्चर 950 करोड़ रुपए में बिकी। पूरी समाज का, पूरी देश का पैसा उठ करके 950 करोड़ एक आदमी की जेब में चला गया। अब वो चाहे तो उसमें से 800 करोड़ रुपए विदेशों को दे करके आपके विरोध में बम खरीद ले, टैंक खरीद ले, बर्बाद करने के लिए नए संसाधन जोड़ दे। बोले महाराज हमको तो पता नहीं चला, हमारे तब में तो 100 रुपए खर्चा किए थे। हर आदमी ने मात्र 100 रुपए खर्चा किया था बंधुओं, लेकिन एक साथ 130 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपए खर्चा किया है और वो पैसा किसी एक आदमी के पास गया है, तो आप सोचिए कि उसके पास ताकत कितनी बड़ी होगी। साल में एक पिक्चर निकालता है, उसमें क्या कर क्या रहा है वो देखो आप। मुझे लोगों ने बताया, मुझे हंसी आई, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध भी आया कि उसमें वो लड़का सिगरेट के ऊपर सिगरेट पी रहा है, शराब के ऊपर शराब पी रहा है। किस विचार के ऊपर पी रहा है आप लोगों ने देखा होगा। उससे क्या हुआ देश में पता? उसने 20 करोड़ रुपए में पिक्चर बनाई, उसने 950 करोड़ रुपए में पिक्चर बेची, पैसा कमाया, उसके कारण 2000 करोड़ रुपए की सिगरेट बिकी और 5000 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। एक विचार का गलत समर्थन करने पर कितनी हिंसा हुई। हमारे देश में चूना लगा एक साथ 10,000 करोड़ रुपए का, एक पिक्चर के कारण एक साल में बन गई। हमने सपोर्ट कर दिया, आई विल डू इट, और फिर उसको आइडियल बना लिया। अब फिर क्या करते हैं? अरे कबीर ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो बच्चे बच्चियां किनारे जाकर के फसल बर्बाद होती है, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, और यहाँ पर आकर के बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ये मानसिकता की स्वतंत्र मानसिकता है, ये हमारा देश स्वतंत्र है, इस तरीके का अगर स्वतंत्रता है तो भगवान से प्रार्थना करता हूं मुझे ऊपर उठा लो, इस देश में नहीं रहना है जहां विचारों की इतनी गुलामी है। इस गुलामी के बीच में रह करके अभी कोई नई मूवी आएगी
आप फिर तैयार हो जाएंगे उसको एक वोट देने के लिए। एक नया ड्रेस आएगा, आप फिर तैयार हो जाएंगे उसमें एक वोट देने के लिए। आपने कितनी बार अपनी मेहनत का ऐसा पैसा ऐसे लोगों को, मांस व्यापारियों को, दारू पीने वालों को, मांस खाने वालों को, अनीति के काम करने वालों को कितना समर्थन अहिंसक समाज ने भी किया है और देश को बर्बाद करने में सबसे बड़े योगदान दिए। वो साल में एक पिक्चर निकालता है और साल पूरा पिक्चर का बिजनेस बना देता है। उसके पास MBA वाले स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, CA लगा हुआ है, CFA लगा हुआ है, थीम देने वाले लोग बड़े, उनकी मार्केटिंग कैपिटल है, उनके पास पावर है। उनको पता है किस तरीके से 20 करोड़ का आइटम हमको 2000 करोड़ का करना है। आपके पास सिर्फ एक चीज है, सड़ा हुआ दिमाग। उसने बनाई, टीवी में दिखाई, यूट्यूब में आई, हम देखने चले गए। हमने चार्ज कराया, वो नेटफ्लिक्स है, क्या है ऐसे पूछेगा ना। हाँ, मोबाइल में ऐसा कोई एक ऐप है, उसको चार्ज कराया 400-500-600 रुपए में, महीना भर इस तरीके की पिक्चर देखते रहे और बर्बाद करते रहे। ये देश को बर्बादी का तरीका है। और घर के बैठे लोग बोलते हैं अरे सरकार बैन नहीं लगा रही, हम क्या करें। हर काम सरकार करेगी? आपके बच्चों को सुधारने का काम सरकार करेगी क्या? बताइए आप। 3700 से ऊपर अश्लील वेबसाइट पूरे विश्व की बनाने वाले लोग भारत में परोस रहे हैं, हम उसको खा रहे हैं। क्या हम मानसिकता से स्वतंत्र हैं? हम जो देखते हैं वैसे ही चले जाते हैं। आचार्य कुंद देव ने कहा है, शुद्धम तु ज्ञानंतो शुद्धमेव पयम लहति जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहति। कि जो शुद्ध को जानता है, शुद्ध को प्राप्त करना चाहता है, शुद्ध का चिंतन करता है, उसको शुद्ध मिलता है। जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहति। जो अशुद्ध को जानता है, अशुद्ध को प्राप्त करना चाहता है, अशुद्ध की चिंता करता है, उसको अशुद्ध की प्राप्ति होती है। यहाँ पे किसी भी संत का, किसी भी तपस्वी का, क्या भगवान महावीर स्वामी स्वयं भी आके उपदेश दे दें, आपकी स्वतंत्रता को रोक नहीं सकते। आप सब गुलाम हैं। महाराज, स्वतंत्र भारत की देश की बात थी। देश स्वतंत्र है, लेकिन आप सब गुलाम हैं। आपकी कार्यशैली, आपकी जीवन शैली, आपके खरीदने वाले सामानों के प्रोडक्शन के पहले आप एक बार उठा करके पढ़िए कि हमारे 100 रुपए के आइटम का पैसा कहां जाएगा। एक साबुन की पट्टी कितने की बनती है बताओ? कितने की बनती है पता ना? एक साबुन की पट्टी की टोटल कास्ट आती है 3.5 रुपए। उसमें 200% की एडवर्टाइजिंग की ड्यूटी रहती है। मतलब 3.5 रुपए के ऊपर 200% उसके एडवर्टाइजिंग का खर्चा है, फिर सेल्स का खर्चा है, फिर कॉर्पोरेटिंग का खर्चा है, उसके बाद वो जिस बनिया को बेच रहे हैं उसका टैक्स है, फिर वो टैक्स है, लास्ट में जाकर के जिस व्यापारी के पास दुकान में बिकने आती है उसको उस प्रिंट रेट में 50 पैसे से 1 रुपए के ज्यादा नहीं मिलता। 50 पैसा मिलता है, ठंडी या 1 रुपए बस। और साबुन की पट्टी की कीमत कितनी है? कोई साबुन 25 रुपए का है, कोई 27 रुपए का, कोई 28 रुपए का है, कोई 30 रुपए का है। अगर 30 रुपए का आपने साबुन खरीदा, 3.5 रुपए की उसकी कास्टिंग थी, तो 27 रुपए कहाँ गए? अगर वो कंपनी विदेश की है तो आपका पैसा कहाँ गया? वो रेड लेबल जो चाय पीते हैं ना, वो उस ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर चाहे उसको आप ताजमहल कह लीजिए, चाहे रेड लेबल कह लीजिए। और अगर आपसे कहा जाए कि कोई भागवत की या कोई पूर्णायु की चाय का काढ़ा जो प्रज्ञा चाय आती है, या किसी रामदेव भगवान, ये जो बाबा रामदेव है, उनकी चाय पी लीजिए, अरे महाराज घर में दूध में दाल चीनी उबाल करके पी लो, कम से कम पैसा घर के अंदर रहेगा। अगर इतने ईमानदार भी अपने प्रति बन गए तो अगले आने वाले समय में जो 78 रुपए का डॉलर हो गया है वो धीरे से फिर 2 रुपए का हो जाएगा। उसकी डॉलर को ताकत तो भारत के लोग देते हैं। और पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में क्यों आना चाहती हैं, मैं पूछना चाहता हूं। क्यों यहाँ पे विदेशी आकर के अपना प्लांट इम्प्लांट करना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, मर्सिडीज बेचना चाहते हैं, फ्रॉक बेचना चाहते हैं, जैगवार बेचना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट कैपिटल 130 करोड़ जनता का इतना बड़ा है कि इसको सिर्फ एक वल्गैरिटी दे दो बस, उसके बाद ये इतना भोंदू हो जाएगा कि कुछ भी कर बैठे। आप अपने वोट की कीमत पहचानिए, ऐसे मेरे भाव हैं। आपका चूंकि समय बहुत हो गया, शब्द तो कभी खत्म होते नहीं, विचार कभी खत्म होते नहीं है। और मैंने शुरुआत में ही, क्योंकि आपने बहुत धैर्य का परिचय दिया है, आज 2 घंटे से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं,
और आप कभी भी किसी भी पिक्चर को देखने के पहले किसी भी ब्रांडेड कंपनी की सिगरेट या शराब, वो तो जैन सामक के लिए अभक्ष्य ही है, पूरी दुनिया में कोई भी जात का व्यक्ति हो उसको सिगरेट और शराब से दूर रहना चाहिए। वो अपने जिस्म को और अपनी मानसिकता को बर्बाद करती है। कोई भी मेरा ये बात सुन रहा हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं, भारत में पैदा हुए हो तो व्यसन मत करो, कहीं और जाकर के अगली बार मौका तुमको मिल जाएगा, यहां पर साधना करो। योगियों का देश है, भोगियों का देश नहीं है भारत। और इतनी बहुत सारी हिंसा के बाद भी ध्यान रखिएगा, बंदूक की गोली पर या सिर कटाने पर या खून बहाने पर स्वतंत्रता नहीं मिली। अगर आप सोचते हैं कि हमने छाती पर बंदूक की गोली खा ली, जलियांवाले बाग में हम शहीद हो गए तो हमको स्वतंत्रता मिली, तो ऐसा नहीं है बंधुओं। भगवान महावीर का वो जो वैश्विक सिद्धांत है, अनादिकाल से जैन धर्म की जो रीढ़ चली आई, अहिंसा और सत्य के प्रयोग अगर महात्मा गांधी इस भारत भू पर नहीं करते तो कभी भी आपको स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं। महात्मा गांधी का संबंध श्रीमद राजचंद्र जी से था। राजचंद्र जी के बारे में जैन समाज के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आकाश में उनका आश्रम है और वो भी एक गृहस्थ थे, लेकिन उनको गृहस्थ में रहकर भी गृहस्थ संत की उपाधि से लोगों ने उनको विभूषित किया और अच्छी उनकी प्रतिष्ठा है। महात्मा गांधी के ऊपर श्रीमद राजचंद्र जी का प्रभाव था और अणुव्रति के किसी भी एक समाज से गृहस्थ के सुनने और उद्बोधन देने पर भगवान महावीर और आदिनाथ स्वामी के उन सिद्धांत, जो 5 सिद्धांत जो आपको पूरी दुनिया में सबसे ऊपर उठा सकते हैं, उसमें से मात्र एक सिद्धांत का पालन करने पर उसने देश स्वतंत्र करा करके और इस देश में राष्ट्रपिता बन करके बैठ गए। एक सिद्धांत का पालन करने वाला, जब एक सिद्धांत अहिंसा का मात्र पालन करने पर एक महात्मा, एक गांधी, एक मोहनदास गांधी बन गया, मोहनदास महात्मा बन गया, राष्ट्रपिता बन गया, तो आप 5 सिद्धांतों का अणुव्रतों में पालन करने पर क्या भगवान नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं, लेकिन अहिंसा का बहुत विस्तृत क्षेत्र हुआ करता है, परिभाषाएं बहुत विस्तृत हुआ करती हैं। घर के अंदर होने वाली हिंसा से भी सावधान रहिए और ध्यान रखिए कि मैंने पहली बात कही थी, मनुष्य जबरदस्ती किसी के बंधन में बंध नहीं सकता। कभी भी स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, आपको याद है? घर के अंदर भी जब आप अपने बच्चों को दबाते हैं, घर के अंदर जब भाव हिंसा होती है, किसी को दबाव में रखा जाता है, किसी को उत्थान के विकास में जब माता पिता अपने अज्ञान के कारण उसको घर के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित करते हैं, उसके अंदर भी एक स्वतंत्रता का संग्राम चलता है। उस स्वतंत्रता के संग्राम में कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में भी आग लग जाए। तो घर के अंदर भी अगर आपने किसी को अपने विचारों में भी बंधन में डाल करके रखा है, तो उस बंधन से आज उसको मुक्त करिए। आपके लिए एक स्वतंत्रता दिवस नया उपहार लेकर के आएगा। अंग्रेज जब भारत पे आए थे तब शासन करने आए थे, लेकिन जब यहाँ से गए तो उन्होंने देश को बर्बाद करके गए। मुसलमानों को गाय काटना सिखा दिया, देश में फूट डाल दी हिंदू मुसलमान के बीच में, वो हमारा भाई था। उर्दू कभी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, भारत की धरती पे पैदा हुई और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा करके हमारे भाई को हमारा दुश्मन बना के चले गए। वहां पे बैठ करके उस भाई को वहां पर उनको बम बेचते हैं, यहाँ पर हम भी उससे बम खरीदते हैं। हम अपने भाई को धमकाते हैं, हमारा भाई हमको धमकाता है और हमें आपस में दुश्मन समझते हैं। वो सामने वाला पैसा कमाता है और उसके बनाए प्रोडक्ट और सामानों को हम कंपनी को यहाँ पे खरीदते हैं। ये क्या हम स्वतंत्र हैं? आप स्वतंत्र नहीं है। आप अगर विचारों का अगर आपके पास अधिकार है और अगर आपके पास ये शक्ति है कि हम अपना वोट किसी भी गलत जगह पे नहीं देंगे, तो आज से आप तैयार हो जाइए। कोई कितनी भी कैंपेनिंग कर ले, किसी भी मूवी की, किसी भी सिगरेट की, किसी भी शराब की, किसी भी असली प्रोडक्ट की, हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं वोट मारेंगे, मतलब हम वोट नहीं मारेंगे चाहे कुछ हो जाए। और जब आप वोट मारना छोड़ देंगे तो ऐसे लोगों के पास जिसमें आपने अभी तक ताकत दे दी है, इनकी ताकत धीरे धीरे ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। इनको समझ में आएगा जनता जागरूक है, भारत की संस्कृति को बर्बाद नहीं किया जा सकता, नहीं तो बर्बाद तो हो ही रहे हैं। और घर के अंदर जिनको बंधन में बांध के रखा है, मात्र उनको स्वतंत्र कर दीजिए आप। वो जो बालक
13 साल की, 14 साल की, 15 साल की उम्र का है और आपसे कोई बात कहता है, उसकी बात का सम्मान करिए, उसको थोड़ा स्वतंत्र करिए। उसकी स्वतंत्रता दिवस के लिए मिलने पर जो उसके चेहरे पर खुशी मिलेगी, उसको देख करके आपको भी खुशी मिलेगी। खुशी मिले, पूरी सृष्टि सुख से रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बार-बार नमस्कार करते हैं। तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिश, करुणा करो, कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे। जय 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 जिनसे जैन बना अब जिन बनूं, यही भाव दिन। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की